हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात जनन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथियों आगे भी इन क्वेश्चनों को पूछे जाने की संभावना है। अब बात आती है साथियों क्वेश्चनों की, तो मैं आपको इस तरीके से याद कराने वाला हूं साथियों कि आपको इसी वीडियो में ये सभी क्वेश्चन एक बार में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि साथियों मैं प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं बिल्कुल आम भाषा में। और साथियों सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल में साथियों पढ़ने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर साथियों देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बाहर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, बाहर मौसम चिल्ड हो रहा है, आपका भी अब हम मौसम चिल्ड करने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन को साथियों जब मैं हल करवाऊंगा तो इससे करीबन 5 से 10 क्वेश्चन बीच में निकलने वाले हैं। वो सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शंस है साथियों, ओजेनेसिस ऑप्शन नंबर बी है, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑप्शन नंबर सी है, ओव्यूलेशन ऑप्शन नंबर डी है, फर्टिलाइजेशन। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल मैं बता देता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भैया ऑप्शन नंबर ए, ओजेनेसिस। देखिए भैया, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओजेनेसिस। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? ओजेनेसिस कहलाती है। बात यह आती है साथियों कि अंडाणु का निर्माण किससे होता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो अंडाशय होता है, यह अंडाशय साथियों महिला में पाया जाता है, एक जोड़ी पाया जाता है, यानी कि भैया संख्या में 2 होता है। और साथियों इसी अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। इसी अंडाशय से साथियों अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे कि आपने नर जनन तंत्र में पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों मैंने ये साथियों क्वेश्चनों की ये क्लास ली है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये क्लास में सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आगे देखिए भैया, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो साथियों यह है शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपसे क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो साथियों स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ओजेनेसिस। जिस तरीके से हमने जाना कि अंडाणु का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक उसी प्रकार साथियों ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखना साथियों, शुक्राणु का निर्माण होता है वर्षण से। ये भी साथियों एक जोड़ी होते हैं, यानी कि संख्या में 2 होते हैं। साथियों ये जो वर्षण है भैया, ये वर्षण हमारे शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि साथियों शुक्राणु के निर्माण के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान है साथियों वो है 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए भैया ये वर्षण हमारे शरीर से बाहर होते हैं। बात यह आती है कहाँ होते हैं, तो भैया वर्षण कोश में उपस्थित होते हैं, अंड कोश में उपस्थित होते हैं। इन्हीं वर्षण में साथियों इन शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं ये बातें आपको दोनों समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर सी की, ओव्यूलेशन की। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्जन।
इस अंडोत्सर्जन का मतलब क्या है साथियों? अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना अंडोत्सर्जन कहलाता है साथियों। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है साथियों? अंडोत्सर्जन कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। आशा करता हूं ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए भैया ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है साथियों निषेचन। अब ये निषेचन क्या होता है? तो अंडाणु व शुक्राणु का आपस में जुड़ना फर्टिलाइजेशन कहलाता है भैया। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ओजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस साथियों शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है और अंडाशय में साथियों अंडाणु का निर्माण होता है। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्जन क्या होता है? अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना ही साथियों अंडोत्सर्जन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है? तो साथियों अंडाणु और शुक्राणु का आपस में जुड़ना फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाता है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों मिटा देते हैं और भैया अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। साथियों ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग रेलवे में जब साथियों रेलवे की एग्जाम होती है तब साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं में 15 से 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नर नसबंदी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी है साथियों ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल साथियों मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेसेक्टोमी। साथियों जो नर की नसबंदी होती है इस नर नसबंदी को क्या कहा जाता है साथियों? वेसेक्टोमी कहा जाता है। साथियों इसमें क्या होता है? नर नसबंदी में जो शुक्र वाहिकाएं होती है जो साथियों वर्षण में आपको पता है साथियों किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब साथियों इन शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक लेकर आने का कार्य कौन करता है साथियों? शुक्र वाहिकाएं करती है। शुक्र वाहिकाएं करती है। तो साथियों इस नर नसबंदी में क्या होता है? जो शुक्र वाहिकाएं होती है साथियों उन्हें काट करके साथियों बांध दिया जाता है, गांठ दे दी जाती है, जिससे होता क्या है? जो शुक्राणु होता है साथियों वो मूत्र मार्ग तक नहीं पहुंचता। अगर भैया मूत्र मार्ग तक नहीं पहुंचेगा तो मादा के जननांग भाग तक नहीं पहुंचेगा और वहां पर साथियों फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तो भैया युग्मज में जायगोट का निर्माण नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई? तो भैया नर नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। आशा करता हूं यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों ट्यूबेक्टोमी की। तो साथियों ये मादा की नसबंदी होती है। उस मादा की नसबंदी के लिए साथियों जो शब्द यूज में लिया जाता है वह है साथियों ट्यूबेक्टोमी, मादा नसबंदी। इसमें क्या होता है साथियों? जब मैंने आपको पढ़ाया था साथियों तब मैंने आपको बताया था कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है साथियों वो महिला में होती है और महिला में भी कहाँ होती है साथियों? तो भैया फेलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है। डिंब वाहिनी
नली में होती है। कहाँ पे होती है भैया? डिंब वाहिनी नली में होती है। तो भैया होता क्या है, मादा नसबंदी में इस डिंब वाहिनी जो नली होती है साथियों, इसको काट करके गांठ दे दी जाती है। इसमें साथियों निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। तो ध्यान रखना है आपको साथियों, मादा नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, और नर नसबंदी को साथियों वेसेक्टोमी कहा जाता है। अगर भैया आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम आगे चलते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना और साथियों नोट भी कर लेना। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गर्भावस्था में मां अपने शिशु को भोजन किस नाल से देती है? आपके ऑप्शंस है साथियों, ऑप्शन नंबर ए फ्लोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल साथियों मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी प्लेसेंटा। साथियों प्लेसेंटा को अप्रा या फिर साथियों गर्भनाल भी कहा जाता है। आपको पता है साथियों, गर्भाशय में भ्रूण विकास से लेकर के यानी कि भ्रूण निर्माण से लेकर गर्भाशय में भ्रूण निर्माण से लेकर शिशु के विकास की पूर्णतः प्रक्रिया संपन्न होती है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है साथियों? इस सेंटेंस का मतलब है साथियों कि गर्भाशय में भैया भ्रूण को विकास से लेकर के जो शिशु होता है साथियों, पूरे 9 माह तक उस शिशु का विकास भैया गर्भाशय में होता है। इसी गर्भाशय में गर्भावस्था में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मां अपने शिशु को भोजन किस नाल से देती है? क्योंकि साथियों गर्भाशय में शिशु अपना भोजन तो खाता नहीं है, मां के थ्रू ही साथियों से दिया जाता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था में मां अपने बच्चे को भोजन यानी कि शिशु को भोजन किस नाल के थ्रू देती है? तो साथियों ध्यान रखना है, प्लेसेंटा अप्रा या गर्भनाल के थ्रू देती है। जैसे कि मैं बात करूं साथियों तो भैया ग्लूकोज, ऑक्सीजन या फिर ब्लड है, ये सभी चीजें साथियों इसी प्लेसेंटा की सहायता से साथियों मां अपने बच्चे को भोजन देती है। जब साथियों बच्चे का जन्म होता है उस समय भैया इस गर्भनाल को, इस प्लेसेंटा को, इस सपरा को काट दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था में मां अपने शिशु को भोजन किस नाल से देती है साथियों? तो ध्यान रखना है गर्भनाल से देती है। इसे प्लेसेंटा या अपरा भी कहा जाता है। गर्भाशय के बारे में आपको सेंटेंस ध्यान रखना है कि भ्रूण निर्माण से लेकर के शिशु के विकास की पूर्णतः प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। शिशु साथियों पूरे 9 माह इसी गर्भाशय में पलता है। बात आपको समझ में आ गई? इसी नाल के थ्रू मां अपने बच्चे को ग्लूकोज देती है, ऑक्सीजन देती है, ब्लड देती है। और साथियों बच्चे में जो हानिकारक जो पदार्थों का निर्माण होता है, जो उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, वो साथियों बच्चा भी इसी नाल की सहायता से, इसी गर्भनाल की सहायता से अपने शरीर से बाहर निकालता है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है साथियों तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैप्टर का साथियों, उस चैप्टर पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। वहां से पूरा चैप्टर आप डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहां तक बात क्लियर है। फेलोपियन ट्यूब की बात करो साथियों तो मैंने आपको बताया था भैया इस फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है साथियों, यह भी मैंने आपको बताया था कि भैया अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है साथियों, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया है साथियों, वही फर्टिलाइजेशन निषेचन कहा जाता है। और साथियों फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो भैया फ्लोपियन ट्यूब में डिंब वाहिनी नलिका में संपन्न होती है। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से साथियों मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि गर्भावस्था में मां अपने शिशु को भोजन किस नाल के थ्रू देती है, तो साथियों आपका राइट आंसर होना चाहिए प्लेसेंटा। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि भैया फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो भैया फ्लोपियन ट्यूब में होती है। और ये बाकी के तथ्य साथियों जो मैंने आपको बताए हैं साथियों, ये इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे बताने चाहिए और आपको भी याद होने चाहिए। ये बात क्लियर है? ओके भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार फिर कहता हूं ले लीजिए, मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे साथियों सीडीएस की एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंडाशय के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने के लिए झिल्ली का एक आवरण पाया जाता है, वह है साथियों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए पलूरा, ऑप्शन नंबर बी मेनेंजिस, ऑप्शन नंबर सी ओवेरियन स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर डी पेराकार्डियम। गाइज अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर सी ओवेरियन स्ट्रोमा। मैंने आपको बताया था साथियों ये क्या है, अंडाशय है, और इसी अंडाशय में साथियों अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है साथियों। ये मादा जनन तंत्र का भाग है। ये जो अंडाशय है साथियों ये जोड़े में उपस्थित होता है, पेयर में उपस्थित होता है, यानी कि ये एक जोड़ी होता है। और संख्या में बात करें साथियों तो भैया इनकी संख्या होती है 2। ये जो अंडाशय है साथियों, इस अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, और आपसे इसी झिल्ली का नाम पूछा है तो भैया इस झिल्ली का नाम है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा। ये क्वेश्चन साथियों आपसे सीडीएस की एग्जाम में पूछा गया था। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं साथियों। आपके जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों को साथियों सुरक्षा प्रदान करने के लिए फेफड़ों के चारों ओर भी साथियों एक झिल्ली का आवरण होता है। उस झिल्ली के आवरण को कहा जाता है साथियों पलूरा। तो मैं लिख देता हूं साथियों लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है पलूरा। बात क्लियर है? ठीक इसी प्रकार साथियों हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों हमारे ब्रेन के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है, और साथियों उस झिल्ली को कहा जाता है मेनेंजिस। क्या कहा जाता है साथियों? मेनेंजिस कहा जाता है। आशा करता हूं साथियों ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर डी की, पेराकार्डियक की। तो साथियों हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हृदय के चारों ओर भी साथियों एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे साथियों पेराकार्डियक कहा जाता है। बोलो भैया आपको क्या समझ में नहीं आया? अंडाशय के चारों ओर साथियों अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो झिल्ली पाई जाती है उसे ओवेरियन स्ट्रोमा, फेफड़ों के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो झिल्ली पाई जाती है उसे पलूरा, ब्रेन के चारों ओर साथियों ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो झिल्ली पाई जाती है उसे साथियों मेनेंजिस, और हृदय के चारों ओर साथियों सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो झिल्ली पाई जाती है उसे साथियों पेराकार्डियक कहा जाता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं और साथियों आगे चलते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। स्टार नहीं लगाया है साथियों तो स्टार लगा लीजिए। साथियों मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं साथियों सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं नोट कर लेना। और साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो समझ में आ रही है साथियों, तो आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और भैया यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, कोई बात नहीं यार, कर लो मेरे भाई, कर लो। ओके, कर ली होगा आशा करता हूं। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें साथियों तो प्रथम मासिक धर्म चक्र को कहा जाता है।
आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए मेनार्क, ऑप्शन नंबर बी मीनोपोज, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए मेनार्क। पहली बार साथियों यानी कि प्रथम बार जो मासिक धर्म चक्कर आता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, इसे मेनार्क कहा जाता है। अब बात यह आती है साथियों कि ये मासिक धर्म चक्कर क्या है, तो साथियों इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल का मतलब होता है साथियों एक चक्कर, यानी कि ये साइकिल साथियों ये चक्कर घूमता रहता है। तो भैया इसका काल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 से 29 दिन, यानी कि भैया ये प्रोसेस ये प्रक्रिया साथियों हर 28-29 दिन में दोहराई जाती है। मासिक धर्म चक्कर मेंस्ट्रुअल साइकिल साथियों महिला में आता है। किस में आता है? महिला में आता है, लड़की में आता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो साथियों किशोर अवस्था से, किशोर अवस्था से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि भैया 12 से 13 वर्ष की उम्र में इसकी शुरुआत होती है। जब साथियों मासिक धर्म चक्कर पहली बार आता है तो भैया इसे कहा जाता है मेनार्क। कब तक आता है? तो साथियों ध्यान रखना है ये आता है 50 से 55 वर्ष की उम्र तक, 50 से 55 वर्ष की उम्र तक आता है भैया। अंतिम बार आता है साथियों, अंतिम बार, तो अंतिम बार को क्या कहा जाता है साथियों? मेनोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मेनोपॉज कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों रजोदर्शन, और इसे कहा जाता है रजोनिवृत्ति। तो आशा करता हूं साथियों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जब साथियों महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये मासिक धर्म चक्कर है ये आना बंद हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई? साथियों अगर आपको डिटेल में जानना है मासिक धर्म चक्कर के बारे में तो मैंने इस पर एक पर्सनल क्लास बना रखी है, पर्सनल लेक्चर बना रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल ये ध्यान रखना है पहली बार कब आता है? किशोर अवस्था में आता है, ये महिला में आता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में आता है। उसे क्या कहा जाता है? या आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे मेनार्क कहा जाता है। और साथियों अंतिम बार कब आता है? जब महिला या लड़की 50 से 55 वर्ष की हो जाती है साथियों, तो उस समय आता है। और अंतिम बार आता है उसे कहा जाता है साथियों मेनोपॉज। इसका कार्यकाल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का काल कब होता है, कितना होता है? तो साथियों 28-29 दिन में, हर 28-29 दिन में दोहराया जाता है साथियों ये। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, चले भैया। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्न में से सरीसृप उदाहरण है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विविपोरस का, ऑप्शन नंबर बी है ओविपोरस का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ओविपोरस। अब ये ओविपोरस क्या होता है और विविपोरस क्या होता है, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भैया विविपोरस को कहा जाता है जरायुज। अब ये भैया जरायुज क्या होते हैं? तो साथियों ऐसे जीव जो साथियों डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे जीव जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल तो भैया स्तनधारी, आपको पता है गाय भैंस घोड़ा बकरी ये साथ डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं।
ना कि साथियों अंडे को जन्म देते हैं। ये अंडा थोड़ी ना देते हैं पहले, फिर अंडे से बच्चा थोड़ी ना निकलता है। ये साथियों ऐसे जीव होते हैं जो साथियों डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। जितने भी साथियों जीव है जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं वो सभी साथियों विविपोरस में आते हैं, जरायुज में आते हैं। बात क्लियर है? देखिए भैया, ओविपोरस की बात करते हैं साथियों, इन्हें कहा जाता है हिंदी में अंडायुज। क्या कहा जाता है? अंडायुज कहा जाता है। ये साथियों इसमें ऐसे जीव आते हैं, ऐसे जीव आते हैं जो अंडे के रूप में, अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या है? तो भैया आपने देखा होगा जितने भी पक्षी है साथियों वो सभी अंडा देते हैं। तो भैया जितने भी पक्षी है वो सभी किस में आ जाएंगे भैया? वो भैया अंडायुज में आ जाएंगे, ओविपोरस में आ जाएंगे। इसके अलावा साथियों जितने भी रेंग कर चलने वाले जीव है जिसे साथियों सरीसृप कहा जाता है, जैसे कि सांप, छिपकली, ये सभी किस में आते हैं साथियों? सांप, छिपकली, ये सभी किस में आते हैं भैया? ये भैया सरीसृप में आते हैं। पक्षी में जैसे कि कबूतर, चिड़िया, मोर, बहुत सारी चीजें हैं साथियों, बहुत सारे पक्षी है। स्तनधारियों में गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, गधा, ये सभी साथियों किस में आते हैं? स्तनधारियों में आते हैं। मनुष्य भी साथियों एक प्रकार का स्तनधारी है। तो साथियों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निम्न में से सरीसृप का उदाहरण कौन सा है साथियों? तो भैया ओविपोरस है, अंडायुज है, क्योंकि ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? पक्षी और सरीसृप है। और साथियों बात करें जरायुज की, तो ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्तनधारी। बोलो भैया, क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है लुइस जॉन ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है दुर्गा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी है ऊषा और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए भैया मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लुइस जॉन ब्राउन। सबसे पहले साथियों परखनली शिशु तकनीक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। परखनली शिशु तकनीक, इसमें क्या होता है साथियों, जो मां होती है उस मां का तो लिया जाता है अंडाणु और पिता का लिया जाता है साथियों स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और साथियों इन दोनों की जो निषेचन की प्रक्रिया है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है साथियों, वो भैया लैब में करवाई जाती है। निषेचन की प्रक्रिया यानी कि भैया जो जाइगोट है, जो युग्मनज है, ये भैया युग्मनज का निर्माण लैब में करवाया जाता है। फिर साथियों इस जाइगोट को मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है यानी कि डाल दिया जाता है। फिर साथियों गर्भाशय में मैंने आपको बताया था गर्भाशय का कार्य कि भ्रूण निर्माण से लेकर के शिशु के पूर्णतः विकास की पूरी प्रक्रिया 9 माह तक साथियों गर्भाशय में संपन्न होती है। तो यह है भैया परखनली शिशु तकनीक। इसमें साथियों लैब में क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया करवाई जाती है। इसमें मां का अंडाणु लिया जाता है और पिता का शुक्राणु लिया जाता है। फिर साथियों जो युग्मनज में जाइगोट बनता है साथियों निषेचन की प्रक्रिया से उसे फिर मां के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे साथियों शिशु का यानी कि विकास हो सके पूरे 9 माह तक। बात समझ में आ गई परखनली शिशु तकनीक क्या है? साथियों इसकी खोज की थी 1977 में 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था एडवर्ड और एक का नाम था स्ट्रेप्टो। एडवर्ड व स्ट्रेप्टो वैज्ञानिक था साथियों, मैं देख लेता हूं
हाँ भैया, एडवर्ड व स्टेप्टो, ये दो वैज्ञानिक थे भैया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही 1977 में परखनली शिशु तकनीक की खोज की थी। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में साथियों इन्हें 2010 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था भैया परखनली शिशु तकनीक के उपलक्ष्य में इस एडवर्ड और स्टेप्टो को 2010 में। 1977 में तो इस परखनली शिशु तकनीक की खोज की थी। अब साथियों हम क्वेश्चन पर आते हैं कि विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी। तो साथियों लुइस जॉन ब्राउन थी। इसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को, क्योंकि भैया 70 में तो इसकी खोज हुई थी। और 25 जुलाई 1978 के साथियों विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी, तो लुइस जॉन ब्राउन थी। इसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को। अगर भारत की आपसे पूछे भैया कि टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो एक दुर्गा अग्रवाल है और एक ऊषा है। बात आपको समझ में आ गई। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साथियों उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। चले भैया आगे। ओके, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन साथियों रेलवे में हर बार पूछा जाता है। जब जब साथियों रेलवे की एग्जाम होती है तब तक साथियों आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है। आपके ऑप्शन है साथियों एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है, ये साथियों मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है साथियों तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर साथियों मैं यहाँ पर सभी के कार्य पढ़ाने लगूँ साथियों तो एक क्वेश्चन में ही करीबन साथियों 20 मिनट का समय लग जाएगा। इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ साथियों। मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं साथियों, बस मैं आपको वो आइडिया दे रहा हूँ। तो नर हार्मोन कौन सा है भैया, ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मादा हार्मोन की बात करें साथियों तो भैया ये दोनों है, ये दोनों साथियों मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भैया कोई ट्रिक नहीं है, आपको रखने पड़ेंगे। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर साथियों आपको रटना नहीं है तो प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके भैया अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना है, स्टार लगा लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शुक्राणु को ऊर्जा देने वाली शर्करा कौन सी है। आपसे उस शर्करा का नाम पूछा है साथियों जो भैया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर डी है साथियों माल्टोज। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज। एक्चुअली में क्या होता है साथियों, जब हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था तो नर जनन तंत्र में मैंने आपको बताया था नर जनन ग्रंथियों के बारे में। ये साथियों 3 प्रकार की होती है, जिसमें से साथियों एक ग्रंथि थी काउपर ग्रंथि। और भैया ये काउपर ग्रंथि किसका निर्माण करती है साथियों, ये भैया फ्रक्टोज का निर्माण करती है। और फ्रक्टोज क्या करता है साथियों, ये भैया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। बताया था ना मैंने आपको,
बल बुलो यूरेथ्रोल ग्रंथि भी कहा गया है इसे साथियों इंग्लिश में। ये साथियों एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में 2 होती है। बोलो ये बताया नहीं बताया मैंने आपको। इसके अलावा साथियों मैंने एक ग्रंथि के बारे में और बताया था आपको, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ये साथियों सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। सिट्रिक अम्ल क्या करता है साथियों? सिट्रिक अम्ल भैया जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु को गति व दिशा प्रदान कराने में सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में भी, काउपर ग्रंथि के बारे में भी पूछा गया है। आशा करता हूं साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि शुक्राणु को ऊर्जा देने वाली शर्करा कौन सी है? तो भैया फ्रक्टोज है। बोलो भैया समझ में आया नहीं आया? कुछ तो बता दिया करो यार, समझ में तो आ रहा है ना जो मैं आपको बता रहा हूं वो? ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं भैया, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भैया इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन लड़कियों में बने दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है कोई नहीं। देखिए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है साथियों, इस हार्मोन का इंजेक्शन साथियों पशुओं में भी लगाया जाता है अधिक दूध निकालने के लिए। तो ध्यान रखना है साथियों, लड़कियों में जो दूध बनता है साथियों उसे बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है साथियों, ये भैया दूध के निर्माण में सहायक होता है। दूध के निर्माण में सहायक होता है। साथियों जो मेमोरी ग्लैंड है ये भैया चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। ये एक पेयर होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है, और इनका कार्य भी क्या है साथियों? दूध का निर्माण करना। आशा करता हूं साथियों सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस प्रकार का कंटेंट आपको पहुंच सके बिल्कुल फ्री में। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देख लीजिए साथियों पसीने, और क्या चाहिए आपको? इतनी मेहनत यार, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर लीजिए। जय हिंद।